गुड इवनिंग एवरीवन। आज एक हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये बहुत एक अच्छा चैप्टर है। इसके बेसिस के दो यूनिट हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। एक था हमारा मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल एंड डेटर्स जो हमने चैप्टर 3 में पढ़ा, और चैप्टर नंबर 4 हमने पढ़ा मैनेजमेंट ऑफ कैश एंड ट्रेजरी। ट्रेजरी एंड कैश एंड ट्रेजरी का मैनेजमेंट हमने पढ़ा। उसी बेसिस पे चैप्टर नंबर 5 निकल के आ रहा है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट स्टार्ट करने से पहले कुछ हम डिस्कशन करेंगे। देन हम हमारा मेन चैप्टर और हमारा ये बुक का जो कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन है वो भी हम स्टार्ट करेंगे। एक पर्सनल एग्जांपल हम लेते हैं। एक पर्सनल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एक पर्सनल एग्जांपल क्या है वो मैं बताता हूँ कि आप एक जगह अच्छी जॉब कर रहे हो, आप सीए बन गए, आप जॉब कर रहे हो, सीए बन गए हो और एक जॉब कर रहे हो, और इस जॉब से आप पर मंथ 50,000 रुपीज कमा रहे हो। 50,000 रुपीज आप पर मंथ कमा रहे हो। अब ये 50,000 पर मंथ भले ही आप कमा रहे हो, लेकिन आपके कुछ एक्सपेंस भी तो होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि 50,000 आप पूरा का पूरा सेव कर रहे होगे। तो आपके पास कुछ एक्सपेंस होंगे, जैसे कि मोबाइल बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बाद में ग्रोसरी लेके आना, ठीक है, एक्सेट्रा। इस ऐसे बहुत ही आपके एक्सपेंस होंगे। और फर्ज करो कि ये एक्सपेंस आपके अराउंड अराउंड 50,000 पर मंथ ही है, ठीक है। अब ये सारे एक्सपेंसेस ये अलग-अलग डेट पे इनकर्ड होते हैं। मोबाइल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ग्रोसरी का पेमेंट करना, ये सारे अलग-अलग दिन पे पेमेंट होते हैं। तो आपका थॉट प्रोसेस क्या चलेगा कि मुझे मेरी नेक्स्ट सैलरी आए, मेरी नेक्स्ट सैलरी मुझे मिले, मेरा जो ये सैलरी वाला पोर्शन है 50,000 पर मंथ, मेरा नेक्स्ट सैलरी आए, उससे पहले ये मान लो हमारा मार्च मंथ है और ये हमारा है अप्रैल मंथ, ओके। हम क्या सोचेंगे कि अप्रैल मंथ आने के पहले पहले मेरे मार्च मंथ का जितना भी एक्सपेंस है वो मैं पे ऑफ कर दूं, राइट। ये सारा एक्सपेंस मैं क्या कर दूं, पेड कर दूं। देन मेरा एंटरटेनमेंट का जो भी कॉस्ट है वो भी मैं पेड कर दूं। डन। इतना आपको माइंड में चलेगा? यस, आपको इतना माइंड में चलेगा कि मेरा ये सब हो जाए। तो आप क्या सोच रहे हो कि मेरा ये 50,000 जब आ रहा है और नेक्स्ट मंथ जो मेरा 50,000 आ रहा है, तो इसके बीच में टोटल कितने दिन का गैप है? ये हमारा गैप है 30 डेज का। इसका मतलब क्या हुआ? मोर और लेस 30 डेज का, एक सैलरी और दूसरी सैलरी के बीच में 30 डेज का गैप होता है, वही हम लेके चले। तो आप क्या सोचोगे कि नेक्स्ट मंथ का जब भी मनी आए उससे पहले मेरा ये एक्सपेंस मैं कंक्लूड कर दूं और मेरा जो पूरा महीना है ना वो स्मूथली निकल जाए, राइट। एकदम हम क्या सोचेंगे कि स्मूथली निकल जाए, कि मुझे कहीं पे भी कैश का हार्डशिप ना आए। तो ये जो 30 डेज है ये क्या है? ये है आपका वर्किंग कैपिटल डेज। ये आपका है वर्किंग कैपिटल डेज के 30 दिन 30 दिन का आपका वर्किंग कैपिटल का दिन है, कि मेरा वर्किंग कैपिटल 30 दिन के अंदर अंदर मेरे पास आ जाता है। अब ये 30 दिन के बीच में मुझे कहीं पे भी शॉर्ट मनी ना पड़े। क्या मेरा होगा? कहीं पे भी मुझे मनी मनी शॉर्ट ना पड़े, मनी शॉर्ट ना पड़े, और मनी एक्सेसिव ना हो। मनी एक्सेसिव ना हो हमारे पास। अब मनी शॉर्ट पड़ने का, अब इस मनी शब्द को हम पहले चेंज करते हैं वर्किंग कैपिटल से, क्योंकि मनी के लिए हमने पूरा का पूरा चीज समझ लिया था। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। तो मनी का ही यहाँ पे अपना पूरा का पूरा वही वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, सिर्फ यहाँ पे एक वर्किंग कैपिटल का हमारा नाम यूज होगा। तो वर्किंग कैपिटल शॉर्ट ना हो, उससे क्या है? अगर आपके पास 50,000 रुपए है,
अब आपने समझ लो कि 1 या 2 दिन है ना छुट्टी ले ली और आपका सैलरी आया अराउंड अराउंड 45,000, तो आपका 5,000 का हार्डशिप चलेगा। अब जब 5,000 का हार्डशिप चलेगा तो आपका कुछ ना कुछ पेमेंट रह जाएगा। तो दे नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर गुडविल, कि ये आपका गुडविल के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, राइट। वर्किंग कैपिटल अगर शॉर्ट हो गया, मेरा एक्सपेंस पूरे महीने का 50,000 है और मैं 50,000 भी नहीं कमा पा रहा हूँ, तो जितना शॉर्ट होगा उतना मेरा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा गुडविल के ऊपर। तो इन द बिजनेस भी गुडविल के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। अभी बिजनेस का भी ऐसा पूरा समझेंगे। अब वर्किंग कैपिटल मेरा एक्सेसिव हो जाए तो क्या होगा? तो हमने लास्ट कैश मैनेजमेंट में बात की थी, वही बात करते। अब मान लो, ये तो मैंने सैलरी की बात कर ली। मेरा एक्सपेंस 45,000 पर मंथ हो गया। तो मेरा 5,000 रुपीज़ सेविंग अकाउंट में पड़ा रहेगा, जिसके ऊपर 6% का इन्फ्लेशन का मार पड़ेगा। तो जब वर्किंग कैपिटल एक्सेसिव होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये मोर और लेस कॉन्सेप्ट था हमारा वर्किंग कैपिटल का इन द पर्सनल मीन पे। ये हमारा पूरा का पूरा पर्सनल मीन से वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट था। ठीक है? एक बात याद रखना, कैश चीज अलग है। कैश क्या है? वो आपके अकाउंट में पड़ा है, जबकि वर्किंग कैपिटल आप कमा कितना रहे हो। आप अभी इतना समझो, वर्किंग कैपिटल का मीनिंग होता है आप कमा कितना रहे हो, उसके ऊपर आधार रखता है आपका वर्किंग कैपिटल। अब एक बिजनेस की बात करते हैं। तो हमने हमारे अकाउंट्स में पढ़ा था, वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ये चीज हमने मोर और लेस पढ़ी है, अकाउंट्स में पढ़ी है बचपन में, 11th 12th में भी पढ़ी है। बाद में आपने अगर कॉलेज किया होगा तो वहां पे भी पढ़ेगी। आई होप आपने कॉलेज किया हो, जा रहे हो, एक आध लेक्चर अटेंड किया हो आपका अकाउंट्स का। एंड आपने सीए फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन में तो नहीं आता है ऐसा कोई कॉन्सेप्ट, बट आपने सीए इंटर में अकाउंट्स में आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। देन अब अकाउंट्स का ये कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट हमारा एफएम पे चलता है। ठीक है, बट मैं कुछ और एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो ये एक वर्किंग कैपिटल होता है। दूसरा, वर्किंग कैपिटल के साथ साथ आपका फिक्स असेट होता है। तो जो फिक्स असेट होता है, पर्सनल मीन्स में वो वेल्थ बन जाता है। अगर हमारा पर्सनल अकाउंटिंग होता है तो वो हमारे लिए फिक्स असेट वेल्थ की तरह वर्क करता है। बट इन द बिजनेस एक थियरी है, ऑयल इन द इंजन, ऑयल इन द इंजन, ऐसी एक थियरी है। अब ये थियरी क्या कहती है कि इंजन को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास ऑयल होना चाहिए। तो जो हमारा फिक्स असेट है ना, वो हमारा क्या होता है? इंजन होता है। कि एक फैक्ट्री, हमने एक फैक्ट्री परचेस की होगी, उसके अंदर मशीन लगाए होंगे, वहां पे रिकंस्ट्रक्शन या ऐसा कुछ किया होगा। तो आई लाइक द इंजन ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, एक कार है, उसकी तरह हमारा बिजनेस भी हमारे लिए एक कार की तरह वर्क करता है, जिसके अंदर हमारा फैक्ट्री, हमारा मशीन, ये सब हमारे इंजिन्स के पार्ट है। एक बिजनेस के अंदर ये मेजर इंजन होते हैं, सारी मशीनरी हमारी फैक्ट्री। और वर्किंग कैपिटल, उसके अंदर ऑयल की तरह वर्क करता है। अब ऑयल, फ्यूल, आप जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। तो कैसे फ्यूल की तरह वर्क करता है? अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल होगी तो इसका मतलब क्या होगा? आपका स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होगा, आपके पास डेटर्स खड़े होंगे और आपके पास क्रेडिटर्स भी खड़े होंगे। मतलब कि वर्किंग कैपिटल क्या शो करता है कि मेरे पास स्टॉक में इन्वेंट्री पड़ा है, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, इन सब का पेमेंट भी हो रहा है, रिसिप्ट भी मिल रहा है, इन लोगों से पेमेंट, इनका पेमेंट भी हो रहा है, इनका रिसिप्ट भी हमें मिल रहा है जैसे जैसे हो रहा है।
तो वर्किंग कैपिटल, अगर आपके पास एक अच्छा मशीनरी है, वो वर्किंग कंडीशन में है, उससे आप 50,000 यूनिट बना रहे हो, बट आपका स्टॉक, आपका डेटर्स और आपका क्रेडिटर्स, मतलब कि आपका ना सेल हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, तो ये क्या 50,000 की यूनिट्स वर्थ है? एक फरारी कार आपने खरीद के रखी है, एक फरारी आपने खरीद के रखी है। ये फरारी आपके घर के आंगन के, घर का आपका जो आंगन है ना, अपने क्या बोलते हैं, यार्ड, यार्ड के पास आपके आपने ये फरारी खड़ी करके रख दी है, क्या ये मीनिंग करेगी आपके लिए? ये कभी भी मीनिंग नहीं करेगी। आपको इस फरारी को, आपको अपनी गुडविल में क्रिएट करना है, आपको इसको अपने गुडविल में डेवलप करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस फरारी को पहले तो यार्ड से निकालना पड़ेगा, ठीक है? और इसमें फ्यूल भरवाना पड़ेगा सबसे पहले, उसका रिपेयरिंग करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर लंबे टाइम से पड़ी होगी ना, तो वो थोड़ा आवाज करेगी, या फरारी है, मानता नहीं हूँ आवाज करेगी, लेकिन आप एक एग्जांपल ले लो, कोई कोई भी कार को एक रिपेयरिंग, एक मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस करवाना पड़ेगा, ठीक है? अब जब ये आप फरारी लेके अपने घर से निकलोगे, ये फरारी लेके जब आप अपने घर से निकलोगे, तो क्या आप आशा करते हो क्या होगा? लोग क्या समझेंगे? भाई पैसे वाला इंसान है, मतलब फिक्स असेट को आपने यूज फ्यूल व्यूल डाल के ढंग से यूज किया, फिक्स असेट को आपने फ्यूल डाल के ढंग से यूज किया, आपने फरारी के अंदर फ्यूल डाला, फरारी हमारी फिक्स असेट थी, फ्यूल हमारा वर्किंग कैपिटल है, हमने हमारा वर्किंग कैपिटल कार के अंदर डाला, तो इससे क्या हुआ? हमारा गुडविल बढ़ इंक्रीज हुआ, गुडविल हमारा इंक्रीज हुआ। वैसे ही बिजनेस के अंदर है, अगर आपका वर्किंग कैपिटल अच्छा नहीं है, तो आपका गुडविल डाउन हो जाएगा, और आपका वर्किंग कैपिटल बहुत ही अच्छा है, तो आपका गुडविल ऑलवेज अप रहेगा। इसलिए मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि हमारा जो वर्किंग कैपिटल है, दे आर लाइक फॉर, हमारा जो वर्किंग कैपिटल है इज लाइक फॉर अ ऑक्सीजन फॉर अ बिजनेस, ये ऑक्सीजन है बिजनेस के लिए। O2, O2 ही होता है ना, O2, ऑक्सीजन फॉर अ बिजनेस, ये हमारा बिजनेस का ऑक्सीजन है, वर्किंग कैपिटल ऑलवेज। अब समझते हैं, हमने बात कर ली गुडविल, गुडविल इंक्रीज होगी, व्हाई वर्किंग कैपिटल इज इंपॉर्टेंट? हमारा वर्किंग कैपिटल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों रखता है? तो अगर प्रॉपर वर्किंग कैपिटल है, डेटर से पैसा सही समय पे आ रहा है, बाद में स्टॉक में सही समय पे हम पैसा लगा रहे हैं, जिसकी वजह से हम क्रेडिट सेल कर पा रहे हैं, जिससे हमारा डेटर आ रहा है, स्टॉक हम खरीद रहे हैं, तो हमारा क्रेडिटर्स भी क्रिएट हो रहा है, तो ऐसा कुछ होगा तो क्या होगा? फर्स्ट, एंश्योर स्मूथ ऑपरेशन, हम एंश्योर कर पाएंगे कि अगर ये सब हो रहा है, तो हमारा जो भी ऑपरेशन है ना, वो स्मूथली चल रहा है, नो शॉर्टेज ऑफ अ स्टॉक, और कैश, कोई भी कैश या स्टॉक का शॉर्टेज नहीं हो रहा है। सेकंड, अब मेरा वर्किंग कैपिटल प्रॉपर चल रहा है, मेरा डेटर से पैसा टाइम पे आ रहा है, और मैं क्रेडिटर को टाइम पे पेमेंट कर रहा हूँ, इससे क्या पता चलता है? मेरा जो लिक्विडिटी है ना, वो बेटर है, बेटर लिक्विडिटी, या बेटर लिक्विडिटी, मेरा लिक्विडिटी जो भी है ना, वो बेटर है, ये कंपनी कैन पे बिल्स ऑन टाइम, ठीक है? अब मैंने बोला कि लिक्विडिटी क्रिएट हो रहा है, लिक्विडिटी कैसे क्रिएट हो रहा है? कि डेटर से पैसा आ रहा है, और मैं क्रेडिटर को पे कर रहा हूँ, तो जब मैं क्रेडिटर को पे करता हूँ, तो मेरा लिक्विडिटी इंप्रूव होता है, कि क्रेडिटर को भी भरोसा आता है कि भाई मैं इससे, इसके पास से थोड़ा और माल इसको मैं ज्यादा दे दूंगा ना, तो ये टाइम ऑन टाइम मेरे को पेमेंट कर देगा। अब जब डेटर से पैसा आ रहा है, डेटर अपने को क्यों पैसा दे रहा है? तो गुडविल की वजह से, टाइमली पेमेंट टू सप्लायर, हम सप्लायर को टाइमली पेमेंट करते हैं, हम हमारे सारे सप्लायर को टाइम से पेमेंट कर डालते हैं, जिसकी वजह से एक हमारा गुडविल इंप्रूव होता है। दूसरा गुडविल इंप्रूव होने का रीजन क्या होता है? टाइमली रिसिप्ट्स फ्रॉम डेटर्स,
ये जो लिक्विडिटी की बात की थी ना, ये वेजेस और सैलरी के लिए थी बात। और गुडविल की जो बातें हैं ना, ये गुडविल की बातें हैं, वो है हमारे डेटर्स और क्रेडिटर्स के लिए। देखो, आज समझो कोई बड़ा नाम है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री का नाम है, तो रिलायंस इंडस्ट्री का गुडविल इतना अच्छा है कि आज अगर मैं रिलायंस का अगर पेट्रोल पंप खोल दूं और रिलायंस मेरे को 30 से 40 लाख का माल दे देगा, ठीक है, और मैं अगर उसको टाइमली पेमेंट करूंगा ना, तो मेरा गुडविल रिलायंस इंडस्ट्री के साथ बहुत अच्छा होगा, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे माल ज्यादा मिलेगा। अब ये माल मुझे सप्लायर से ज्यादा कब मिल रहा है? जब मैं अपना जो भी सेलिंग का पोर्शन है वो प्रॉपर सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा सप्लायर और डेटर्स, बी टू बी कॉन्सेप्ट आएगा इसके अंदर। हमारा क्या बी टू बी कॉन्सेप्ट आएगा कि एक एग्जांपल लेके ही मैं बता देता हूँ कि मैं है ना गुड्स लेता हूँ ए लिमिटेड से, और मैं गुड्स को सेल करता हूँ। ये मेरा परचेस वाला पोर्शन हो गया और ये मेरा सेल वाला पोर्शन हो गया। सेल में करता हूँ बी लिमिटेड को। ए लिमिटेड बोलता है आप मुझे 45 डेज के अंदर पेमेंट कर देना, ठीक है। और मैं बी लिमिटेड को बोलता हूँ भाई तू मुझको 30 दिन में पेमेंट कर देना, ठीक है। अब ये हमारा बनेगा डेटर और ये बनेगा हमारा क्रेडिटर। अब समझो, ये मेरा 30 दिन में मुझे 30 दिन के अंदर अंदर आके इसने मुझे पैसा दे दिया, ठीक है। लेस देन 30 डेज के अंदर अंदर आके उसने मेरे को पैसा दे दिया। 30 डेज के अंदर अंदर, लेस देन 30 डेज के अंदर अंदर आके उसने मेरे को पैसा दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं 45 डेज का इंतजार नहीं करता हूँ, मैं लेस देन 35 डेज के अंदर अंदर इसको पेमेंट कर देता हूँ। तो क्या होगा, एक तो यहाँ से ये मुझे 30 डेज में मिल रहा है मेरा पैसा, मतलब कि मेरा डेटर्स का जो सिस्टम मैंने वहां पे फैक्टर का सिस्टम लगाया है, या मैंने डेटर को जो भी सुविधाएं दी है, या मैंने आफ्टर सेल सर्विस दी है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जिससे आपका पेमेंट जल्दी है। आफ्टर सेल सर्विस आपका स्मूथ जा रहा है, आपका फैक्टर जो आपने फैक्टर रखा है, हमने फैक्टरिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर वो स्मूथ जा रहा है, देन नंबर ऑफ रीजन ये सब अगर है हमारे बिजनेस के अंदर, जिसकी वजह से मुझे डेटर खुश होके जल्दी पैसा दे देता है, तो मैं क्या करूंगा, अब जिससे मैंने माल परचेस किया उसको भी मैं जल्दी पैसा जल्दी पेमेंट कर दूंगा, जिसकी वजह से मेरा गुडविल इंप्रूव होता है, मेरा गुडविल बिल्ड होता है बहुत ही अच्छी तरीके से। एंड फोर्थ रीजन क्या हो सकता है, हेल्प अवॉइड फाइनेंशियल कॉस्ट। मैं एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं इसके लिए कि आप अवॉइड कैसे कर सकते हो फाइनेंशियल कॉस्ट। फाइनेंशियल कॉस्ट का मतलब मैं सीधा सीधा बताता हूं, रिड्यूस चांस ऑफ बिजनेस शट डाउन, कि बिजनेस के शट डाउन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मैं आपको एक बैलेंस शीट और एक पी एंड एल बताता हूं, ठीक है। ए लिमिटेड है, उसका पी एंड एल अकाउंट है, जहां पे उसका नेट प्रॉफिट बन रहा है 1 लाख रुपए, ठीक है। 1 लाख रुपए उसका नेट प्रॉफिट बन रहा है। बैलेंस शीट बताता हूं, बैलेंस शीट में फिक्स असेट है हमारा 10 लाख का, करंट असेट उसके अंदर इन्वेंट्री हमारा है 10 लाख का, इन्वेंट्री हमारा 10 लाख का, कैश है हमारा 20 लाख के अराउंड का, एंड डेटर से हमारे 10 लाख के अराउंड। सामने करंट लाइबिलिटी हमारा है, अ, हमने क्रेडिटर्स से माल लेके रखा है 30 लाख का, हमने उधार लेके रखा है, ठीक है, 30 नहीं 40 लाख का, 40 लाख का हमने उधार लेके रखा है, एंड रेस्ट ऑफ अमाउंट हमारा है कैपिटल। कितने का, 20 10 30 40, कैपिटल है हमारा 10 लाख का। अब आप इसको एनालाइज करना सिखाता हूं मैं आपको। आप एक चीज देखो, सबसे पहले मैं वर्किंग कैपिटल निकालता हूँ। वर्किंग कैपिटल आप देखो, क्रेडिटर में 1 मिनट 50 लाख के कर देता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे कैपिटल हो जाएगी 0। ये 20 लाख कर देता हूँ तो कैपिटल हमारी हो जाएगी 0। आपको मैं एक एनालिसिस करना सिखाता हूँ। आपके पास इन्वेंट्री में पैसा पड़ा है 10 लाख रुपए, आपका कैश बैलेंस मतलब कि बैंक में पैसा पड़ा है 20 लाख रुपए, आपने डेटर से उधार लेके रखा है 10 लाख रुपए का, राइट। अब आप ना, जो क्रेडिटर है ना वो 50 लाख का है, अब आप वर्किंग कैपिटल निकालो। तो वर्किंग कैपिटल का मीनिंग होता है करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट असेट मेरा टोटल हो रहा है 40 लाख रुपीज का,
जबकि मेरा करंट लायबिलिटी हो रहा है 50 लाख का, मेरा वर्किंग कैपिटल जा रहा है नेगेटिव 10 लाख रुपीस। अब समझो मैं क्रेडिटर्स को कब तक पैसा नहीं दूंगा, समझो मेरा कैश का पूरा पोर्शन खाली हो गया। अब क्रेडिटर्स मुझे नया पैसा नहीं दे रहे, मेरा कैश का 20 लाख का पूरा पोर्शन खाली हो गया, मतलब कि मैंने 20 लाख का अपफ्रंट पेमेंट क्रेडिटर्स को कर दिया। मेरा इन्वेंट्री सेल करके मैंने वहां से 10 लाख रुपए और मेरा इन्वेंट्री का निकाल दिया और डेटर को भी दे दिया। उसके बाद भी ये क्या शो करता है कि मैं क्रेडिटर्स को 10 लाख रुपीस अभी भी मैं पे नहीं कर पा रहा हूं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मेरा जो फाइनेंशियल कॉस्ट लग रहा है वो 10 लाख रुपए मेरा एक्स्ट्रा लग रहा है। इसका रीजन क्या है कि मेरा वर्किंग कैपिटल प्रॉपर नहीं। अब जब मेरा वर्किंग कैपिटल प्रॉपर नहीं, उसकी वजह से क्या होगा, ये 10 लाख की वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपना बिजनेस शट डाउन करना पड़ेगा। अभी मैं जो 10 लाख की बात कर रहा हूँ, ये फ्यूचर में जाके 1 करोड़ 2 करोड़ भी हो सकता है। आज भले आपकी 10 लाख देने की कैपेसिटी नहीं है, फ्यूचर में अगर आपने अपना वर्किंग कैपिटल सही से मैनेज नहीं किया, लोगों से पैसे सही से नहीं मंगाए, आपने अपना आपने सेल ज्यादा करने के लिए अपना प्रॉफिट का पोर्शन इतना ही लो कर दिया कि आप क्रेडिटर्स को पे नहीं कर पा रहे हो। आपका डेटर्स आपको 10 लाख रुपए, आपका यहाँ डेटर्स कितने के 10 लाख के ना, वो डेटर्स बैड डेट हो गया। मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। आज मैं 10 लाख नहीं दे पा रहा हूँ, कल उठ के हो सकता है ना मैंने अपनी घटिया स्कीम की वजह से करोड़ 2 करोड़ का मेरा मार्जिन वर्किंग कैपिटल नेगेटिव हो जाए। और जब वर्किंग कैपिटल नेगेटिव में जाता है ना, मतलब कि मैंने पहले ही बोला ये ऑक्सीजन है बिजनेस का, और ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगा टाइम टू टाइम, आपके शरीर में वो ऑक्सीजन नहीं जाएगा टाइम टू टाइम, वर्किंग कैपिटल नाम का हमारे बिजनेस के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तो क्या होगा, मुझे मेरा बिजनेस को शट डाउन करना पड़ेगा। तो ये बात हो गई कि क्यों शट डाउन करना पड़ेगा मुझे मेरा बिजनेस। तो इन रीजनों की वजह से मुझे मेरा बिजनेस पूरा का पूरा शट डाउन भी करना पड़ सकता है। इसलिए वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना जरूरी है। ठीक है, यहाँ है ना, सबसे पहले क्या लिखा है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ बताया है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्या बोला मैंने पहले ही बताया कि जो हमारा अकाउंटिंग टर्म है उसके अंदर वर्किंग कैपिटल इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। ये रहा डन। पहले उन्होंने करंट एसेट का मीनिंग बताया। करंट एसेट का मीनिंग क्या बताया, एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज और इंटेंड टू बी सोल्ड। मैं एक्सपेक्ट करता हूं रियलाइज करने का या इंटेंड करता हूं, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मैं इस चीज को रियलाइज करूंगा, या मैं इंटेंड करता हूं टू बी सोल्ड और कंज्यूम। मेरा इंटेंट क्या है, सोल्ड करने का या कंज्यूम करने का। इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल मैंने समझा है आपके लिए 30 दिन था। हम अभी बिजनेस के लिए भी ऑपरेटिंग साइकिल समझेंगे। आप एज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर आपके पास एक जगह से इनकम आ रही है, बट बिजनेस के अंदर मल्टीपल जगह से इनकम आ रही है और मल्टीपल एक्सपेंस हो रहे हैं। तो मुझे वो माइनस प्लस करके देखना पड़ेगा कि मेरा मल्टीपल जगह से कितने दिन में इनकम आ रहा है और मेरा मल्टीपल जगह से एक्सपेंस कितने दिन में हो रहा है। उसका डिफरेंस हमारे यहाँ ऑपरेटिंग साइकिल होता है। ठीक है, ऑफ द एंटिटी। तो जो भी हमारा ऑपरेटिंग साइकिल है एंटिटी का, या विद इन द 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड विच एवर इज लॉन्गर। क्या बोल रहा है कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं रियलाइज करने का या इंटेंड करता हूं सोल्ड करने का और कंज्यूम करने का, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के बीच में या एंटिटी का विद इन 12 मंथ ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड विच एवर इज लॉन्गर। मेरे ख्याल से हम अकाउंट्स में है ना इससे भी बहुत बेहतरीन करंट एसेट का डेफिनेशन पढ़ते हैं। सेकेंड है असेट इज हेल्ड प्राइमरी फॉर द पर्पस ऑफ अ ट्रेडिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऐसी असेट है जिसका प्राइमरी पर्पस ही है ट्रेडिंग ऑन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जैसे कि हमारा इन्वेंट्री का पोर्शन, हमारा डेटर का पोर्शन इन्वेंट्री डेटर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इन्वेंट्री का ही पोर्शन डेटर में कन्वर्ट होके आता है। तो मेरा प्राइमरी फोकस है कि मैं ट्रेडिंग करूंगा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। ठीक है, अब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर करने के लिए करंट एसेट के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है। तो सबसे पहले इन्वेंट्री। अब जब हम इन्वेंट्री शब्द बोलते हैं ना, तो इन्वेंट्री फिनिश्ड गुड्स के लिए नहीं होता है। इन्वेंट्री आपका रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी और फिनिश्ड गुड्स तीनों के लिए हो सकता है। आपका जो रिसीवेबल का पोर्शन है वो कैश और कैश इक्विवेलेंट और प्रीपेड एक्सपेंस, ये जो चार एक्सपेंस है ये हम मेजरली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर हमें देखने को मिल जाएंगे। करंट लाइबिलिटी, okay, other current asset may also include short term loans, advances, any other occurred revenue। ठीक है, करंट असेट के अंदर हम शॉर्ट टर्म लोन्स और वो सब भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, किसी को हमने लोन दे दिया है कि 1 साल के अंदर भाई तू मेरे को पेमेंट कर देना, तो वो भी हमारा करंट एसेट के अंदर आ जाएगा। करंट लाइबिलिटीज क्या बोलता है कि अ लाइबिलिटी इज क्लासिफाइड करंट व्हेन
It is expected to be settled in a normal operating cycle of the entity or within the 12 month after the reporting period whichever. ये डेफिनेशन या ये डेफिनेशन में थोड़ा सा फर्क है, वहां पे रियलाइज इंटेंट और कंज्यूम नहीं लिखा है। यहाँ पे वहां पे मैं रियलाइज कंज्यूम करने की बात करता हूँ 12 महीने के अंदर अंदर। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं सेटल डाउन करूंगा 12 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, इट इज सेटल इधर बाय द इश्यू ऑफ करंट एसेट्स और बाय क्रिएशन ऑफ अ न्यू करंट लाइबिलिटीज। ये कैसे हो सकता है, मैं करंट एसेट का यूज करके करंट लाइबिलिटी को पे कर दूं, या फिर मैं नया करंट लाइबिलिटी लाके पुराना करंट लाइबिलिटी सोल्ड कर दूं। ठीक है, यहाँ पे हमारे लिए दो चीजें होगी, एक पेएबल और एक आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स इस चैप्टर के लिए हमारे लिए रहेंगे। पे आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स में वेजेस, सैलरी, ओवरहेड, अदर एक्सपेंस। Working capital management is process which is designed to ensure that an organization operate efficiency by monitoring and utilize its current assets and current liabilities to the best effect। पढ़ा था हमने, करंट लाइबिलिटी मेरा हो गया था 50 लाख का, करंट असेट हो गया था मेरा 40 लाख का, जिसकी वजह से मेरा 10 लाख का गैप आ रहा था। मैं इसका पेमेंट कैसे करूंगा, मेरा प्रॉफिट भी 1 लाख ही है अभी, वो भी 10 लाख नहीं था। तो क्या है, प्रोसेस विच डिजाइन टू एंश्योर दैट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट एफिशिएंटली। ऑर्गेनाइज कब ऑपरेट एफिशिएंटली करेगी, जब करंट असेट ज्यादा होगा और करंट लायबिलिटी कम होगा। बाय मॉनिटरिंग एंड यूटिलाइज, हमने देखा था मॉनिटरिंग और यूटिलाइज किया था, दोनों करके दिखाया था वहां पे। इट्स करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी टू द बेस्ट इफेक्ट, उसका बेस्ट इफेक्ट हमें देखना होता है। प्राइमरी ऑब्जेक्ट इज इनेबल अ कंपनी maintaining a sufficient cash flow in order to meet its day-to-day operating expense and its short-term obligation। क्या बोलता है, मैं अपना डे टू डे का एक्सपेंस इससे रिकवर करता हूँ वर्किंग कैपिटल से, जैसे हमने यहाँ पे बात की वेजिस, सैलरी, और मेरे डेली के जो भी एक्सपेंसेस है, डेली के ऑब्लिगेशन मेरी मीट होती है वर्किंग कैपिटल से। इसलिए बोलते हैं वर्किंग कैपिटल इज द फ्यूल ऑफ द कंपनी और ऑक्सीजन फॉर द कंपनी। ठीक है, मैंने ऐसे ही हवा में बात नहीं की थी कि वर्किंग कैपिटल को ऑक्सीजन क्यों बोलते हैं या फ्यूल क्यों बोलते हैं। किसकी वजह से, डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंस को और शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए। डेटर क्रेडिटर हमारा शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन होता है और डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंस वेजिस, सैलरी होता है। अजम्पशन लो आपने वेजिस और सैलरी का पेमेंट नहीं किया किसी को, तो क्या होगा, तो अगर आप वेजिस और सैलरी का पेमेंट नहीं करोगे तो दे स्विच देयर जॉब्स इज ओके, वो लोग अपना एम्प्लॉय अपना जॉब स्विच कर देगा। डेटर्स और क्रेडिटर्स को हमने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन नहीं दिया, या शॉर्ट टर्म ने हमने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन देके हम उससे रिकवर नहीं कर पाए, तो डेटर के केस में बैड डेट क्रिएट होगा और क्रेडिटर के केस में वो हमें क्रेडिट सेल, फर्दर क्रेडिट सेल नहीं देगा। ठीक है, इसलिए इसको मैं ऑक्सीजन या तो फिर फ्यूल बोलता हूँ बिजनेस के लिए। ओके, यहाँ पे है ना टू एंगल्स दिए हैं। टू एंगल्स का मतलब क्या है, इसका वर्किंग कैपिटल के को इन्होंने टू टाइप्स में डिवाइड किया है। कैसे क्या किया, एग्जांपल के साथ हम यहाँ पे समझते हैं। तो वर्किंग कैपिटल के बारे में हमने जितना समझना था उतना समझ लिया। यहीं पे मैं कंटिन्यू करके दे देता हूँ कि जो वर्किंग कैपिटल वाला पोर्शन है हमारा, उसको दो जगह पे बांटा जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ अ वैल्यू और ऑन द बेसिस ऑफ अ टाइम, कि मैं उसे टाइम पे या तो वैल्यू के बेसिस पे बांट सकता हूँ। ओके, ये जो वैल्यू का है पॉइंट, ये हमारा बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट हमारा होता है ये, दिस वन इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, उसको वैल्यू पे डिवाइड करता है, और जो टाइम का वैल्यू है ना, वो पीरियडिकली कॉन्सेप्ट के ऊपर से डिवाइड करता है, पीरियड कॉन्सेप्ट के ऊपर से टाइम का वैल्यू निकला है। ठीक है, दोनों को मैं समझाता हूँ। तो जो ये बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट कहता है ना, बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट ऑलवेज वैल्यू पे बात करता है, अमाउंट पे बात करता है। अब अमाउंट पे जब बात करता है, तब दो तरह की वर्किंग कैपिटल होती है हमारी, ग्रोस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। तो ग्रोस वर्किंग कैपिटल ये क्या बोलती है कि ग्रोस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू टोटल असेट्स, डन, टोटल करंट असेट्स, एंड नेट वर्किंग कैपिटल हमें सिखाती है कि नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू टोटल करंट असेट माइनस टोटल करंट लाइबिलिटी, मतलब करंट असेट्स मतलब करंट लाइबिलिटी। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हमारे इसके अंदर से निकले हैं, बैलेंस शीट के कॉन्सेप्ट से। यहाँ पे पढ़ोगे, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। फ्रॉम द वैल्यू From the value point of view, working capital can be defined as a gross working capital or net working capital.
ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द फर्म्स इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स, जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट टर्म में लिख दिया, टोटल करंट एसेट। नेट वर्किंग कैपिटल रेफरेंस टू डिफरेंस बिटवीन अ करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, नेट वर्किंग टोटल करंट एसेट्स माइनस टोटल करंट लाइबिलिटी। ठीक है। अब पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल इंडिकेट, अगर हमारा वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव होगा, इंडिकेट द कंपनीज एबिलिटी टू पे इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल अगर हमारा पॉजिटिव होता है तो हमें पता चलता है कि हम हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। On the other hand, negative working capital shows inability of an entity to meet its short-term obligation। अगर हमने हमारे एग्जांपल में देखा था नेगेटिव वर्किंग कैपिटल थी जिसकी वजह से हमारा इनएबिलिटी था मीट करना शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को। डन। तो इसी के ही साथ ही हमारा टाइम वाला पोर्शन पूरा का पूरा खत्म होता है, और टाइम नहीं, वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट हमारा पूरा का पूरा खत्म हो जाता है यहाँ पे। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, जो हमारा पीरियड का व्यू दिखाता है। अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूँ कि पीरियड कॉन्सेप्ट निकला कैसे। तो समझो, आप आपका डेली बिजनेस कर रहे हो, पिछले 3 साल से आपका सेल्स रेवेन्यू था 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 20 लाख रुपए, इसके आसपास 1 करोड़ से लेके 1.5 करोड़ का आपका बिजनेस वैल्यू आ रहा था, जिसमें आपका डेटर्स जो भी पोर्शन था वो क्या कर रहा था, डेटर आपका है ना 20 लाख 30 लाख का माल पसंद कर रहा था। एक दिन अचानक से जो हमारा रेगुलर डेटर था उसने आके बोला, सर कि हमें है ना एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है 50 लाख के माल की। अब आपने कभी भी एक सोलो 50 लाख का माल का हैंडलिंग नहीं किया है, क्योंकि आप 1 करोड़, आप 20 से 30 लाख का माल ऑन एन एवरेज हर डेटर्स को बेचते थे, जिसका आपको पैसा 30 दिन में मिल जाता था। इसने बोला, सर मुझे एक 50 लाख का माल चाहिए, आपको मैं 50 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दूंगा। गुडविल आपका अच्छा था, गुडविल आपके लिए उसका अच्छा था और उसके लिए आपका अच्छा था। आपने 50 लाख का माल का है ना ले लिया ऑर्डर। अब क्या हुआ, आपका वर्किंग कैपिटल अभी तक कैसे चल रहा था, 1 CR के आसपास का आपका है ना वर्किंग कैपिटल चल रहा था, 50 to 55 लाख रुपीस पर ईयर का। अब इस साल अचानक एक ऑर्डर आया जिसकी वजह से मुझे मेरा वर्किंग कैपिटल का पर ईयर नहीं, ये पर मंथ है, ओके, 50 से 55 लाख का आपका पर मंथ का वर्किंग कैपिटल चल रहा था। अब इस महीने एक अचानक से है ना नया ऑर्डर आया है जो हम रेगुलर टर्म्स में मीट नहीं करते थे, एक टेम्पररी टर्म के लिए आया था। ये ऑर्डर कैसा था, टेम्पररी, हर साल आएगा नहीं, हर साल नहीं आएगा, उसको कुछ अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी। समझो आपका क्लॉथ्स का बिजनेस है, उसने बोला, सर हम लोग है ना एक नया पूरा बिजनेस, हम एक नया हमारा पूरा का पूरा फ्रेंचाइजी ओपन कर रहे हैं जहाँ पे हमारे है ना 1000 से ज्यादा एम्प्लॉई है। तो उनको है ना हमारा टी शर्ट के ऊपर हमारा लोगो एम्ब्रॉयड करके वो करके ब्लू कलर का टी शर्ट एंड ब्लैक कलर का पेन देना है। ठीक है। तो ये एक टेम्पररी गोल था, एक टेम्पररी वे के लिए आपको वो 50 लाख रुपए लाने हैं, उसके लिए आप शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट इन शॉर्ट आप देखोगे ना तो टेम्पररी बेसिस पे उस मंथ का, उस पर्टिकुलर मंथ का 50 लाख से आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ के आपका उस मंथ के लिए 1 करोड़ से 55 लाख रुपीस पर मंथ नहीं, सिर्फ ओनली दिस मंथ के लिए आपका वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। ओनली उस महीने के लिए आपका वर्किंग कैपिटल उतना हो जाएगा 1 करोड़ से लेके 1.5 CR तक का। बट आपका रूटीन क्या चल रहा था 50 से 55 लाख का। तो मैं इसको बोलता हूँ, इतना मुझे परमानेंट वर्किंग कैपिटल लगता है, और ये मेरा 50 लाख जो आया ये टेम्पररी बेसिस पे वर्किंग कैपिटल आया। डन। तो यहाँ पे अब देखते हैं टाइम के ऊपर से क्या हुआ। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टाइम वर्किंग कैपिटल कैन बी डिवाइड इनटू 2 कैटेगरी, परमानेंट एंड फ्लक्चुएटिंग, मतलब कि टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। Permanent working capital refers to the basis of a working capital, which is the minimum level of investment in the current asset and carried by the entity at the all time to carry its day to day activity। मैंने बोला 50 से 55 लाख का तो हमारा रिक्वायरमेंट है ही पर मंथ का वर्किंग कैपिटल का। इसका मतलब क्या होता है, 50 से 55 लाख में 20 लाख की सैलरी जाती है भाई उन लोगों की, 10 लाख का हमारा डेटर्स का क्रेडिटर्स का पेमेंट खड़ा रहता है, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के पेमेंट हमारे खड़े रहते हैं। तो ये क्या बोलता है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल मतलब कि जो डे टू डे लाइफ में आपको चाहिए उसको हम परमानेंट करते हैं। ऑपरेशन आर स्केल्ड अप और डाउन परमानेंटली विच वुड बी ऑल्सो रिजल्ट इन इंक्रीज और डिक्रीज। अब आप समझो, अभी आप 1 या 1.5 करोड़ का सामान कर रहे हो, आज से 5 साल के बाद आपका कंपनी बड़ा हो गया, अब आप पर ईयर 5 CR का टर्नओवर करते हो, तो क्या आपका वर्किंग कैपिटल 50 से 55 लाख का रहेगा? नहीं। अगर 1 करोड़ पे मेरा 50 लाख का पर मंथ का वर्किंग कैपिटल था तो 5 करोड़ पे उसके हिसाब से इंक्रीज होगा।
कल उठ के मेरा टर्नओवर 1 करोड़ से 50 लाख हो गया तो मेरा वर्किंग कैपिटल भी उतना डाउन हमें करना पड़ेगा। हम रूटीन वाला वर्किंग कैपिटल यूज नहीं कर सकते हैं। 1 करोड़ के बिजनेस में हमारा 50 लाख का वर्किंग कैपिटल लगता था, ठीक है? बिजनेस 5 करोड़ हो गया तो अकॉर्डिंगली बिजनेस हमारा वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगा। अब 5 करोड़ से हमारा बिजनेस सीधा 50 लाख पर आ गया तो अकॉर्डिंगली हमारा वर्किंग कैपिटल उसके हिसाब से डिक्रीज भी होगा ही होगा। तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल गोज अप और डाउन। कब ये गोज अप और डाउन होगा? जब हमारा बिजनेस भी अप और डाउन चलता रहेगा, ठीक है? बट ये 3 या 3.5 साल मतलब कि परमानेंट वर्किंग कैपिटल का है ना एक लंबा पीरियड स्पेन होता है। 2 to 3 years तक वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। 3 years के बाद जब आपका एक्सपांशन होगा या फिर आपका बिजनेस डाउन होगा तब वो वर्किंग कैपिटल ऊपर नीचे होता रहेगा, ठीक है? और ये वाला जो वर्किंग कैपिटल है ना, जनरली फाइनेंस बाय लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, मतलब कि ये डेट से ही आता है, लॉन्ग टर्म वाले डेट से आता है, क्योंकि इस वर्किंग कैपिटल का आपका बहुत मेजर परमानेंट वर्किंग कैपिटल का बहुत मेजर रोल होता है। टेम्पररी वर्किंग कैपिटल refers to the part of a total working capital which is required by an entity in addition to the परमानेंट वर्किंग कैपिटल। हमें यहाँ पे जो ये 50 लाख रुपए लगे थे ये इन एडिशनल थे लेकिन उसी मंथ के लिए थे, ठीक है? तो ये कहता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेरिएबल फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल विच इज यूज टू द फाइनेंस इन द शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विच अराइज ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन सेल्स वॉल्यूम। सेल्स का वॉल्यूम हमारा अचानक से 50 लाख से फ्लक्चुएट हो गया था जिसकी वजह से मुझे अपना 25 से 30 लाख का न्यू वर्किंग कैपिटल चाहिए था। फॉर इंस्टेंस एन ऑर्गेनाइजेशन वुड मेंटेन अ इंक्रीज लेवल ऑफ इन्वेंट्री टू मीट इंक्रीज सीजनल डिमांड। कभी क्या होता है कुछ सीजन पे है ना कुछ प्रोडक्ट्स की डिमांड हाई हो जाती है, प्रोडक्ट की डिमांड हाई हो जाती तो उसका बनाने के लिए हमारा वर्किंग कैपिटल भी हमें हाई करना पड़ता है। जैसे कि रेनकोट है, ये सिर्फ सीजन के टाइम पे ही डिमांड आती है, जब हमारी बारिश की सीजन आएगी तभी इसका डिमांड आएगा, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे ये परमानेंट और टेम्पररी और यहाँ पे ऐसे परमानेंट और टेम्पररी का पूरा वर्किंग कैपिटल का हमें दिया है कि परमानेंट और टेम्पररी कैसे वर्क करता है। अब आप यहाँ पे पहला चार्ट देखोगे ना तो ये पहला चार्ट क्या शो कर रहा है जो हमने हमारा स्ट्रेटेजी बताया था कि 50 लाख का 1 करोड़ का रेवेन्यू एवरी ईयर हो रहा है तो एवरी ईयर हमारा परमानेंट कैपिटल ये 10 साल से हमारा 1 करोड़ का है ना, 1 करोड़ का ही रेवेन्यू हो रहा है तो हमारा परमानेंट कैसा होगा वो एक सीधी रेखा में जाएगा। और कभी कभार कुछ 50 लाख 30 लाख के नए ऑर्डर आ जाते हैं तब हमारा टेम्पररी वर्किंग कैपिटल फ्लक्चुएट होता रहता है। अब जब हमारा हमारा जो फर्स्ट ईयर का टर्नओवर था वो 10 करोड़ था, सेकेंड ईयर का टर्नओवर 12 करोड़ हो गया, थर्ड ईयर का टर्नओवर 15 करोड़ हो गया, फोर्थ ईयर का टर्नओवर 18 करोड़ हो गया, फिफ्थ ईयर का टर्नओवर 20 करोड़ हो गया। मतलब कि हमारा जो टर्नओवर है वो इंक्रीज हो रहा है ईयर बाय ईयर तो हमारा परमानेंट वर्किंग कैपिटल भी ईयर बाय ईयर इंक्रीज होगा और कोई टेम्पररी गुड्स कभी हमें मिलेंगे तो वो भी ऐसे फ्लक्चुएट होते रहेंगे। डन। तो ये हो गई हमारे वर्किंग कैपिटल की पूरी बात। इंपॉर्टेंस दिया है वर्किंग कैपिटल का, इंपॉर्टेंस क्या है एक बार आप पढ़ लेना। इंपॉर्टेंस में मैंने 4 इंपॉर्टेंस तो आपको बताए थे वहां पे, यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंस हो गए। मैनेजमेंट ऑफ अ वर्किंग कैपिटल इज एसेंशियल टास्क ऑफ अ फाइनेंस मैनेजर का ये एक बहुत अच्छा टास्क होता है। देखो, अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल वुड मीन दैट कंपनी हैज अ आइडल फंड्स। देखो लार्ज अमाउंट में वर्किंग कैपिटल होगा तो करंट एसेट्स के अंदर अलग अलग मतलब कि हमारा कैश का इन्वेंट्री का और डेटर्स का पार्ट थोड़ा ज्यादा ही बड़ा होगा तो वो सारे आइडल फंड्स हो जाएंगे हमारे। सिंस फंड हैव अ कोस्ट, फंड के अंदर हमने लास्ट में देखा था कि फंड के अंदर कोस्ट होती है ट्रांजेक्शन कोस्ट नाम की चीज। द कंपनी हैज टू पे ह्यूज अमाउंट एज अ इंटरेस्ट ऑन अ सच फंड। इस फंड के ऊपर हमारा इंटरेस्ट कोस्ट भी लगता है तो वो इंटरेस्ट भी हमें पे करना पड़ेगा। दैट आर यूज टू इन्वेस्ट इन अ सरप्लस वर्किंग कैपिटल। इसको आप सरप्लस वर्किंग कैपिटल में कर डाल सकते हो। अनदर वे टू लुक, there is an opportunity cost involved where the company could have invested the surplus fund in a long term investment and earn some return on the same। क्या बोल रहा है, अगर इन्वेंट्री में आपका पैसा पड़ा होगा 15 लाख 20 लाख रुपए तो ये कैश का पोर्शन तो है नहीं, कैश का पोर्शन तो ये है नहीं तो ये आपके वहां पे पड़ा रहेगा। अब इसकी वजह से क्या आएगा, आपने एक गोडाउन लिया होगा, उसका रेंट भरना पड़ेगा, ठीक है?
सिक्योरिटी गार्ड्स को लगाना पड़ेगा, इन गुड्स की देखभाल के लिए एम्प्लॉइज को लगाना पड़ेगा। तो ये सब के लिए हमारा कॉस्ट लगता है। ये क्या बोल रहे हैं, लार्ज अमाउंट में वर्किंग कैपिटल है, ये आइडल फंड है, फंड हैव अ कॉस्ट, फंड हर फंड की कुछ कॉस्ट होती है, उसको वो ह्यूज अमाउंट का उसको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है। अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो क्रेडिटर आपसे इंटरेस्ट भी मांग सकता है। फंड्स आर यूजुअली इन्वेस्ट इन सरप्लस वर्किंग कैपिटल, आपके पास सरप्लस पड़ा है तो उसको इन्वेस्ट करो और अर्न करो सम रिटर्न ऑफ द सेम, उसके ऊपर कुछ रिटर्न आप अर्न कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, और कुछ इसमें खास है नहीं। ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल क्या बोलता है, ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल सीधा सीधा बोलता है आपका करंट असेट और करंट लाइबिलिटी के तीन फेज हो सकते हैं। या तो करंट एसेट इज इक्वल टू करंट लाइबिलिटी हो सकता है, या करंट असेट, और या तो फिर ये वाला, ये तीन हो सकते हैं। पहले का मीनिंग क्या है, 1 लाख थे हमारे पास और 1 लाख की हमारी करंट लाइबिलिटी है, तो हमारा ये कौन सा है, ये मीडियोकर है। यहाँ पे कहीं एक मिनट मेरे को है ना ढूंढ के बता दूं। ठीक है, पहले समझते हैं कि 1 लाख का करंट एसेट्स था, 1 लाख का करंट लाइबिलिटी था। एक अच्छा वर्क ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल में इसको बोल सकता हूँ, यस। इसको मैं एक गुड वर्किंग साइड में बोल सकता हूँ। 1 लाख का करंट एसेट था मेरा, 0.5 लाख का करंट लाइबिलिटी था, मतलब मेरा करंट एसेट ज्यादा है, ये गुड से भी ज्यादा एक अच्छा है, मतलब ठीक है। और 1 लाख से कम, मतलब कि करंट लाइबिलिटी मेरा 3 लाख है और करंट एसेट मेरा 1 लाख है, तो ये मेरा कैसा है, डेंजरस सिचुएशन यहाँ पे मेरा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, इफ कंपनीज करंट एसेट्स डू नॉट एक्सीड करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट अगर करंट लाइबिलिटी से ज्यादा नहीं है, इट में रन इनटू अ ट्रबल, इससे रन ट्रबल आएगा विद द क्रेडिटर, क्रेडिटर के साथ क्या आएगा, क्रेडिटर क्या चाहते हैं, दे वांट देयर मनी क्विकली, क्रेडिटर अपना मनी क्विकली चाहेगा, नॉट बीइंग एबल टू मीट इट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, क्रेडिटर का ऑब्लिगेशन शॉर्ट टर्म होता है, अगर ये मीट नहीं कर पाओगे तो कंपनी शेल इवेंचुअली लॉस इट्स रेपुटेशन एंड नॉट मेनी वेंडर्स वुड लाइक टू बिजनेस विद देम। अगर ये वाला सिचुएशन हो जाएगा तो क्या होगा कि हम हमारा शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं कर सकते, ये क्या शो करता है कि हम हमारे हमारा जो वेंडर्स हो गए ना, उससे हमारा बिजनेस का जो रेपुटेशन है ना वो हम लॉस्ट कर देंगे। ओके, एक याद रखना चीज, एग्जाम के लिए मैं बता देता हूँ। बैंकर, financial institution and financial analytic invest and other people interested in financial statement have for a years current ratio at a 2 and asset ratio at the 1 as an indicator of a good working capital। समझाता हूँ, करंट एसेट का फॉर्मूला क्या है और एसिड रेशियो का फॉर्मूला क्या है, पहले हम दोनों वो दोनों चीजें हम समझते हैं, उसके बाद मैं कंटिन्यू करके आपको बता। तो हमारा करंट एसेट का रेशियो क्या बोलता है, करंट असेट रेशियो, ये करंट एसेट कहाँ, करंट रेशियो क्या बताता है हमें, करंट असेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। ठीक है, इन लोगों ने बोला कि बैंकर मानते हैं कि करंट रेशियो 2 हो ना तो अच्छा हो, तो बात सही है, ये करंट रेशियो 2 है, करंट असेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। इसका अल्टीमेट मीनिंग क्या हो जाएगा, करंट एसेट इज इक्वल टू 2 करंट लाइबिलिटी। मतलब बैंक क्या करती है, अगर आपका करंट एसेट 1000 है ना, तो आप और आपका करंट तो है ना, वो क्या बोलती है, मैं आपको 2000 रुपए तक का लोन दे दूंगी। ठीक है, अब वो क्या करेगी, ये 2000 में से आपकी जो भी करंट लाइबिलिटी अभी चल रही होगी, जैसे 200 लाख की आपकी करंट लाइबिलिटी चल रही है, तो वो बोलेगी 1800 लाख रुपए में आपको लोन दे सकती हो, और इसके 75 to 90% आपको लोन मिलेगा। तो ये बैंक का एक सिनारियो, बैंक बोलता है कि हम मानते हैं कि आपका जो भी करंट एसेट्स है ना, आप उसका दुगना करंट लाइबिलिटी पे कर सकते हो। ठीक है, उसी के साथ एसिड टेस्ट रेशियो है, एसिड टेस्ट रेशियो है। अब उन्होंने बोला भाई करंट एसेट में तो इन्वेंट्री नाम का बहुत अच्छी चीज है कि आप इन्वेंट्री सेल करके हमें पेमेंट कर दोगे, ठीक है। बट वो क्या बोलता है कि आप करंट एसेट में से इन्वेंट्री माइनस कर डालो, डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी, मतलब कि करंट एसेट के अंदर आप है ना इन्वेंट्री को अपने भाव के हिसाब से बेच के, समझो इन्वेंट्री आपका कॉस्ट पे है, इन फ्यूचर अगर डिमांड इसका ज्यादा हो जाता है तो आप क्या उसके ऊपर प्रॉफिट ज्यादा चार्ज कर सकते हो, ऑब्वियसली आप कर सकते हो। तो ये क्या बोलता है,
ये तो इन्वेंट्री की वजह से आप प्रॉफिट ज्यादा चार्ज करोगे, उसकी वजह से आपका लोन भी ज्यादा आएगा। हम ऐसा काम करते हैं, आप करंट असेट में से आपका इन्वेस्टमेंट माइनस, अरे आपका इन्वेंट्री का पोर्शन पूरा का पूरा माइनस कर डालो। इन्वेंट्री माने स्टॉक्स, जितने भी आपके स्टॉक है, स्टॉक्स आपका जो भी स्टॉक है, इन्वेंट्री आपका जो भी, वो माइनस कर डालो। उसके बाद आप डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी करो, तब हम मानेंगे कि आपका एसिड टेस्ट रेशियो 1 के हिसाब से हम आपको लोन देंगे। डन। तो ये क्या बोलता है, करंट एसेट्स में से स्टॉक माइनस करने के बाद आपको इतना लोन हम देंगे करंट लायबिलिटी के हिसाब का। ठीक है, तो ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है। ओके, in natural a firm should have adequate working capital to run its business operation. Both excessive as well as indicative working capital position are dangerous. ये हमारा एक्सेसिव पोजीशन था और ये हमारा इनएडिक्वेट पोजीशन था। ये दोनों पोजीशन हमारे लिए डेंजरस होती है। आपका यहाँ मॉड्यूल ही बता रहा है कि बोथ एक्सेसिव एज वेल एज इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल पोजीशन आर डेंजरस। ठीक है, ओके, बाकी सब है ना, ये थियरी वाला पोर्शन है। हमारा मेन पोर्शन जो है ना, ये वाला है। अब जो हमें पढ़ना है, ऑपरेटिंग और वर्किंग कैपिटल साइकिल। ठीक है, ये क्या है वो अब हम समझेंगे। ऑपरेटिंग साइकिल। तो ऑपरेटिंग साइकिल स्टार्ट करने से पहले हमने एक पर्सनल ऑपरेटिंग साइकिल समझी थी। तो हमारी यहाँ ऑपरेटिंग पर्सनल ऑपरेटिंग साइकिल में हमने 30 दिन निकाले थे। 30 दिन का मतलब क्या है, हाउ मेनी डेज इज आर के स्टक इन द सिस्टम बिफोर इट कम्स बैक टू विथ आर हैंड। मतलब सबसे पहले क्या हुआ, हाउ मेनी डेज, इफ मेरा ये 50,000 का कैश इन सारी चीजों में कब तक स्टॉक रहेगा, स्टॉक रहता है हमारा कैश। और बाद में मुझे नया 50,000 जब मिलता है, तब ये स्टॉक का पोर्शन खत्म हो जाता है। अब बिजनेस के लिए थोड़ा अलग एंगल से समझते हैं। ऑपरेटिंग, ओके, ये हमारा है ना मेन कॉन्सेप्ट अब स्टार्ट हो रहा है। अभी तक तो क्या है कि थियरी वियरी के लिए आपका चलता था, बट ये अब हमारा मेन पोर्शन स्टार्ट हुआ है, ऑपरेटिंग साइकिल। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछता हूं जो हमने पहले पूछा, हाउ मेनी डेज इज योर कैश स्टक, हमारा कैश कितने दिन के लिए स्टक रहता है इन द सिस्टम, इन द सिस्टम बिफोर it comes it comes back it comes back to you विथ प्रॉफिट। अब देखो, सैलरी पर्सन के पास प्रॉफिट नहीं होता है, सैलरी पर्सन के पास सैलरी होती है। तो हमने वहां पे सैलरी की बात की। अब यहाँ पे हम थोड़ी बड़े लेवल की बात करते हैं कि हाउ मेनी डेज इट योर कैश टक इन द सिस्टम, हमारा जो कैश का पोर्शन है वो कितने दिन के लिए रहता है। एक वो सैलरी मैन के लिए 30 दिन था, तो एक बिजनेसमैन के लिए कितना है वो मुझे जानना है। इन द सिस्टम, सिस्टम का मतलब हमारा वर्किंग कैपिटल के अंदर, और कितना प्रॉफिट के साथ वो रिटर्न आता है, मतलब कि प्रॉफिट के बाद कितने दिन हमें हमें हमारा प्रॉफिट रियलाइज कितने दिन के अंदर होता है। इसको है ना, यहाँ पे अगर पढ़े ना, तो यहाँ पे मस्त लैंग्वेज में लिखा है, वर्किंग कैपिटल साइकिल indicate the length of time between a company paying for a material, कंपनी पे करती है मटेरियल के लिए, एंटर इनटू स्टॉक, रिसीविंग द कैश फ्रॉम द सेल ऑफ फिनिश गुड्स। मतलब तीन चीजें इसने की। सबसे पहले कंपनी ने पे किया फॉर मटेरियल के लिए, ठीक है, मटेरियल के लिए पेमेंट किया, फिर वो एंटरिंग हुई इनटू स्टॉक, मतलब कि स्टॉक प्रोसेस में एंटर हुई, एंड देन रिसीविंग द कैश फ्रॉम द सेल्स ऑफ अ फिनिश गुड्स, उसने फिनिश गुड्स से अपना कितना सेल बनाया। सबसे पहले मैंने क्या किया, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूं रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल के ऊपर मैंने कुछ प्रोसेस किया होगा, मैंने लेबर और ओवरहेड लगाया होगा,
तो तब जाके वो क्या बना होगा, वर्किंग है WIP। इसको है ना ऐसे ही रहने दो। रॉ मटेरियल से हमारा रॉ मटेरियल सबसे पहले कन्वर्ट होता है WIP में। WIP के बाद वो कन्वर्ट होगा हमारा फिनिश गुड्स के अंदर। ठीक है, ठीक है। फिनिश गुड्स के बाद ये क्या होगा, ये वाला पोर्शन हमारा सेल्स होगा। तो ये सेल होगा। इन दोनों जगह हमारा क्या लगता है, लेबर एंड ओवरहेड। ये दोनों जगह हमारा लेबर एंड ओवरहेड लगता है। फिनिश गुड्स को हम क्या करते हैं, हम फिनिश गुड्स को करते हैं सेल्स। तो फिनिश गुड्स को सेल्स हम करेंगे, अजम्पशन लो कि हमने क्रेडिट सेल किया है, तो ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा पोर्शन बनेगा डेटर्स का। ये हमने क्या किया, क्रेडिट सेल किया, तो ये हमारा पोर्शन बनेगा डेटर्स का। ठीक है। अब डेटर्स के पास से क्या हमें मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा डेटर्स के पास से क्या मिल जाएगा, हमें हमारा कैश का पेमेंट मिल जाएगा, क्योंकि क्रेडिट सेल किया होगा तो कैश मिलेगा। अब जब हमें उसके पास से कैश मिलेगा, तो ये कैश का पेमेंट हम किसको करेंगे, हम क्रेडिटर को करेंगे। अब क्रेडिटर को क्यों करेंगे, क्योंकि क्रेडिटर ने हमें रॉ मटेरियल किस पे दिया होगा, क्रेडिट परचेस पे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा ऑपरेटिंग साइकिल होता है। रॉ मटेरियल से स्टार्ट होके क्रेडिटर पर खत्म होता है। क्रेडिटर हमें सबसे पहले क्या देता है, रॉ मटेरियल देता है, किस पे देता है, क्रेडिट परचेस पे देता है। रॉ मटेरियल के ऊपर हम लेबर एंड ओवरहेड लगाते हैं, जिससे हमें WIP और फिनिश गुड्स मिलता है। अब आप 31/3 पे खड़े होगे तो आपको WIP मिलेगा। अगर 31/3 पे भी नहीं खड़े हो तो भी कुछ गुड्स हमारा ऑलवेज WIP के अंदर रहता है। WIP मतलब मैं बता दूं, एक यूनिट है, एक यूनिट है। अब एक यूनिट है मतलब एक फैक्ट्री है। अब ये फैक्ट्री के अंदर क्या होता है, ये फैक्ट्री के अंदर है ना गुड्स प्रोसेस होते हैं। अब ये लोग गुड्स क्या प्रोसेस करते हैं, तो कौन सा एग्जांपल लूं। हम्म, 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 हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे पोटैटो पोटैटो चिप्स का। पोटैटो चिप्स। अब जब आप पोटैटो परचेस करते हो, परचेस ऑफ पोटैटो, तो जब आप ये परचेस ऑफ पोटैटो करोगे तो क्या होगा, ये होगा आपका रॉ मटेरियल। राइट, ये आपका हुआ रॉ मटेरियल। आपने जब परचेस किया ना पोटैटो का, तो ये आपका हुआ रॉ मटेरियल। देन इस पोटैटो को आपने स्लाइस किया, स्लाइस किया, बाद में ऑयल में डाल दिया। देन ऑयल में डाल दिया मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रोसेस को, फ्राइंग 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 फ्राई 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 किया आपने इसको, स्लाइस किया पोटैटो को, फ्राई फ्राई किया। देन ओके, फ्राई किया, देन फ्राई करके आपने उसको बाहर निकल दिया। अब ये आपने है ना इसको अभी पैकेजिंग नहीं किया, तो ये आपका क्या है, नॉर फिनिश गुड, क्योंकि आप इसको ऐसे ही सेल नहीं कर पाओगे। तो नॉर अ फिनिश गुड्स, नॉट अ फिनिश गुड्स, और नॉट अ रॉ मटेरियल, ना ही ये हमारा रॉ मटेरियल, ना ही हमारा फिक्स गुड्स है, इसलिए इसको हमने नाम क्या दे दिया, WIP। एंड देन फिनिश गुड्स ये कब बनेगा, तो इसका हम पैकेजिंग करेंगे। पैकेजिंग करेंगे, सील्ड करेंगे, बाद में उसमें एक नाइट्रोजन से हम उसको फिल भी करते हैं। तो ये सब करेंगे ना, उसके बाद वो हमारा फिनिश गुड्स बनता है। तो एक मिनट, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी, यहाँ पे हमारी पैकेजिंग की प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, प्रोडक्ट हमारा पूरा ही बन गया है, लेकिन उसको विदाउट पैकेजिंग तुम सेल नहीं कर सकते। तो जो पैकेजिंग का पोर्शन होता है ना, उसे बोला जाता है, उसके बाद जो पैकेजिंग होने के बाद जो आता है उसे बोला जाता है
उसे बोला जाता है हमारा फिनिश गुड्स, ठीक है। तो रॉ मटेरियल से हम डब्ल्यूआईपी तक की तरफ गए, जहां पे हमारा कुछ दिन प्रोडक्ट पड़ा होगा, हमारा रॉ मटेरियल यहाँ पे पड़ा होगा। अजम्पशन लो कि ये 30 दिन के लिए पड़ा है। सबसे पहले हमने परचेज किया फ्रॉम द क्रेडिटर्स। तो जो भी हमने क्रेडिटर्स के पास से परचेज किया, क्रेडिटर ने बोला भाई तू मुझे 45 डेज के अंदर अंदर पेमेंट कर देना, ठीक है। तो इसने बोला भाई तू मुझे 45 डेज के अंदर अंदर पेमेंट कर देना, ठीक है। अब रॉ मटेरियल हमारे घर के आंगन पे आ गया। रॉ मटेरियल पे हमने लेबर एंड ओवरहेड लगा दिया एंड उसको हमने डब्ल्यूआईपी बना दिया। तो पोटैटो चिप्स को हमें रॉ मटेरियल से डब्ल्यूआईपी करने में 10 दिन चले गए। क्रेडिटर से क्रेडिट परचेज किया और क्रेडिटर ने क्या बोला भाई तू मुझे पेमेंट कर देना कितने दिन में, 45 डेज के अंदर। और हमने परचेज क्या किया था इसमें, हमने परचेज किया पोटैटो, पोटैटो देखो स्पेलिंग देख लेना, पोटैटो स्पेलिंग गलत ही लिखी है मुझे पता है। बाद में क्रेडिट परचेज करने के बाद क्रेडिट परचेज किया तो हमें क्या मिला, रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल को डब्ल्यूआईपी में कन्वर्ट करने में, मतलब कि उस पर लेबर एंड ओवरहेड लगाने में हमें कितने दिन चले गए, 10 डेज चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे आ गए 10 डेज। बाद में डब्ल्यूआईपी से हमें उसको फिनिश गुड्स कन्वर्ट करने में और 10 डेज चले गए। पैकेजिंग किया, उसको सील पैक किया, सील किया, पैकेजिंग किया, वो सब किया, उसमें हमारे 10 डेज चले गए। देन फिनिश गुड्स से डेटर्स, मतलब कि फिनिश गुड्स से हमें क्रेडिट सेल करने में कितने दिन लगे, फिनिश गुड्स से हमने क्रेडिट सेल किया और क्रेडिट सेल से हमने डेटर्स इंक्रीज किए। तो इस टाइम पीरियड में हमारा टोटल टोटल लगा दूसरा 15 दिन, ठीक है। ये फिनिश गुड्स को हमने डेटर्स तक पहुंचाए और डेटर्स से मनी आने में कितना टाइम लगा, तो डेटर्स से मनी आने में टाइम लगा 35 डेज का, ठीक है। देन इस मनी को क्रेडिटर्स को पे करने में कितना टाइम लगा, वो हमने उस मनी को क्रेडिटर्स को हमने दूसरे 10 दिन में पेमेंट कर दिया। एंड देन फिर से हमारा साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, क्रेडिटर से क्रेडिट परचेस देगा 45 डेज के अंदर। एक 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 ये चेंज कर देना, डेटर से क्रेडिटर्स को पेमेंट करने में कितना टाइम लगा, तो डेटर से क्रेडिटर्स को पेमेंट करने में टाइम लगा 35 डेज का, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या सीखा, करंट असेट में से हम हमारा करंट लायबिलिटी का पोर्शन माइनस कर देते हैं, इतना ही सीखा है। तो हमें हमारा मिल जाता है वर्किंग कैपिटल, और हमें डेज में चाहिए तो इसको हम वर्किंग कैपिटल ऑन डेज बोल देंगे। प्रॉपर नाम मैं बताऊंगा क्या है किसका। अब करंट एसेट का पोर्शन कौन कौन सा है, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल में से डब्ल्यूआईपी में 10 दिन हुआ, तो ये हमारा करंट एसेट है। डब्ल्यूआईपी भी हमारा करंट एसेट है और फिनिश गुड्स भी हमारा करंट एसेट है। डेटर्स हमारा क्या है, डेटर्स भी हमारा करंट एसेट है। और जो हमने क्रेडिटर्स को सबसे पहले पेमेंट किया वो क्या है, करंट लाइबिलिटीज। तो हम क्या करेंगे, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट डालेंगे वर्किंग कैपिटल ढूंढने के। रॉ मटेरियल को हम आर लिखेंगे, डब्ल्यू आई पी को हम डब्ल्यू लिखेंगे, फिनिश गुड्स को हम फिनिश गुड्स लिखेंगे, एफ लिखेंगे, डेटर्स को हम डी लिखेंगे और क्रेडिटर्स को हम माइनस सी करेंगे। तो हमें हमारा वर्किंग कैपिटल का डी मिल जाएगा। ये हमने साइकिल यहाँ पे ऐसे बनाया, हमने हमारे तरीके से पूरा बनाया है, ठीक है। ये इसको हम वर्किंग कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल। तो यहाँ पे हमारा नाम चेंज होके क्या हो जाएगा, ये हमें मिल गया ऑपरेटिंग साइकिल। क्योंकि वर्किंग कैपिटल को हम कैसे ढूंढते, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। अब कोई बोले ऑपरेटिंग साइकिल हमें निकाल के दिखाओ, तो क्या करेंगे, 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 35 माइनस 45, 10 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 35, 15 प्लस 35 माइनस 45 डेज। तो हमें हमारे वर्किंग हमारा ऑपरेटिंग साइकिल मिल जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 35 माइनस 45 डेज। तो ये हमारा हो जाएगा 25 डेज। इसका मतलब क्या है 25 डेज का, तो ये 25 डेज का मतलब है अगर मैं 1 लाख रुपए लगाऊंगा तो वो 1 लाख रुपए मुझे 25 दिन के बाद तुरंत मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। तो 25 दिन का मेरा ऑपरेटिंग साइकिल रहेगा। अब
हमने है ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में एक चीज़ देखा था मैनेजमेंट ऑफ कैश एंड ट्रेज़री में कि हमने वहाँ पे नंबर ऑफ कैश इंटरवल निकाला था क्या निकाला था मैं भूल गया नाम उसका। एफएम चैप्टर 4। अच्छा यहाँ पे हमने डायरेक्ट फ़ॉर्मूला नहीं लिखे, कोई बात नहीं, लिख देते हैं। हाँ, देखो ये मेरे को दिखा है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस यूट्यूब चैनल को और भी ऐसे वीडियो के लिए। हाँ, 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 हाँ। हाँ, ये वाला पोर्शन था, जिसमें हमने एक ये सीखा था कि नंबर ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ ईच ईयर। तो वैसे ही यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन ईयर। तो एक साल में हमारा नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल कैसे होता है? तो ये हमारा मिला हमें फॉर्मूला नंबर 1। ये हमें हमारा ऑपरेटिंग साइकिल का मिला फॉर्मूला नंबर 1। एक काम करता हूँ, ये मैंने अभी नया सीखा है ऐसे लिखने वाला पोर्शन। तो ऑपरेटिंग साइकिल का फर्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या हुआ? ऑपरेटिंग साइकिल इज इक्वल टू रॉ मटेरियल प्लस वर्किंग WIP प्लस फिनिश गुड्स प्लस डेटर्स माइनस क्रेडिटर्स। लेकिन अभी अच्छे से इसका यूज भी करने का नहीं आया है मेरे को। एंड कोई नहीं, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला आ गया। दूसरा फॉर्मूला क्या बोला? एक साल में हमारी कितनी साइकिल चलती है? तो 25 डेज की वन साइकिल है, तो 360 डेज की साइकिल कितनी होगी? सीधा सीधा मेरा क्वेश्चन हैगा कि क्या होगा? 25 दिन में एक साइकिल हमारी पूरी 1,00,000 रुपए की चलती है, तो 360 दिन में कितनी? तो ये क्या हो जाएगा? 360 डेज डिवाइड बाई 25 डेज इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 25। तो ये आपका हो जाएगा 40.4 डेज। 44 टाइम आपकी साइकिल ये चलती है। तो यहाँ पे इन लोगों ने उसको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल डिवाइड बाय 360 डिवाइड बाय ऑपरेटिंग साइकिल। तो इसको भी लिख देते हैं हम यहाँ पे। ये वाला लेते हैं। देन स्टाइल, ये वाला स्टाइल, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा, फॉर्मूला 1। फॉर्मूला 1 भी क्या लिख रहा हूँ, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा। सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा है ऑपरेटिंग साइकिल का, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल का। यहाँ पे अपने ये इसका कलर चेंज कर लेते हैं, जी साइज नहीं, स्टाइल येलो, ओके डन। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इज इक्वल टू, क्या बोला हमने? 360 डेज और 365 डेज डिवाइड बाय जो भी हमारी ऑपरेटिंग साइकिल आई हो, उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमें हमारा नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल मिल जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन कि ये तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे 10 दिन है, 10 दिन है, 15 दिन है, 35 दिन है, 45 डेज है। एग्जाम में पूछे और ये डेज ना दिए हो, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो है ना, अब उसके लिए यहाँ पे उन लोगों ने ये पूरा का पूरा वेरियस कंपोनेंट ढूंढने के लिए है ना, पूरा का पूरा सिस्टम दे दिया है। हम एक एक करके पांचों की पांच चीज, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, रिसीवेबल और क्रेडिट पीरियड, इन पांचों के पांच के फॉर्मूलाज हम लिखेंगे एक एक करके। तो स्टार्ट करते हैं। दो फॉर्मूला कंप्लीट हुए। अब हम देख रहे हैं कि रॉ मटेरियल का स्टोरेज पीरियड हम कैसे निकालेंगे। तो रॉ मटेरियल का स्टोरेज पीरियड निकालने के लिए मुझे दो तीन चीजें है ना मालूम होनी चाहिए। तो वो दो तीन चीजें क्या है उसकी एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज हमें पता होनी चाहिए कि मेरा एनुअल कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन कंजम्पशन रॉ मटेरियल का क्या है।
मैं एन्युअली कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है हमारे फैक्ट्री के अंदर, मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए। उसके बाद मुझे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पता होना चाहिए। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से मैं निकाल पाऊंगा एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये सब कुछ रुपीज में है, ठीक है। तो एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, तो मुझे हमारा एवरेज क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। डन। ये 3 चीजें पता होनी चाहिए, ये 4 चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब जब भी मुझे रॉ मटेरियल का कंजम्पशन का पीरियड निकालना होगा, मैं क्या करूंगा? एनुअल कंजम्पशन मुझे पता है, मुझे एवरेज कंजम्पशन पता है। मेरा एवरेज कंजम्पशन है वो मुझे पता है, और मुझे मेरा एनुअल कंजम्पशन पता है, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा एनुअल कंजम्पशन से। और इसके बाद मुझे जो भी आंसर मिलेगा मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 360 और 365 डेज से, तो मुझे मेरा डेज का आंसर मिल जाएगा। डन। समझे क्या किया है? एवरेज कंजम्पशन को, एवरेज स्टॉक को एनुअल कंजम्पशन डिवाइड कर दिया, तो मुझे मिल गया हमारा, डिवाइड कर दिया और उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 360 या 365 से, तो मुझे मिल गया हमारा रॉ मटेरियल का स्टोरेज पीरियड। अब ये एक हमने समझ लिया है, अब सेकेंड हम समझते हैं। दूसरा था हमारा WIP का स्टोरेज पीरियड हमें पता होना चाहिए, तो वो कैसे निकलेगा? जैसे ही उसमें किया वैसे ही एवरेज एवरेज स्टॉक ऑफ, एवरेज स्टॉक नहीं, एवरेज कॉस्ट ऑफ WIP डिवाइड बाय एनुअल WIP इंटू 360 डेज या 365 डेज, जो भी आपके अकॉर्डिंगली उसके अंदर आपके सम के अंदर जो भी आपके डेज हो उससे मल्टीप्लाई कर देने का। एक्चुअली 1 मिनट, ये हमारा हो जाएगा एनुअल। अब देखो WIP का है ना, कोई भी ऐसे होता नहीं है कि हम WIP कभी परचेस या सेल नहीं करते। अब WIP कभी परचेस या सेल नहीं करते, तो मैं आपको एक कोर्सशीट याद दिलाता हूं। कोस्ट शीट, हमने बचपन में एक कोस्ट शीट बनाई थी, उसका मैं यहाँ पे पूरा का पूरा फॉर्मेट आपके सामने बनाता हूँ, बाद में हम इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। तो कोस्ट शीट हमारी कैसे बनती थी? कोस्ट शीट कैसे बनती थी वो बताते। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, तो आपको क्या मिल जाता था? प्राइम कोस्ट। ओके, प्राइम कोस्ट के अंदर हम फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देते थे, तो हमें मिल जाता था ग्रॉस फैक्ट्री ओवरहेड। अब इस ग्रॉस फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर हम ओपनिंग WIP ऐड कर देते थे, और क्लोजिंग WIP माइनस कर देते थे, तो हमें क्या मिल जाता था? हमें मिल जाता था नेट फैक्ट्री कोस्ट। और इस नेट फैक्ट्री कोस्ट के अंदर हम ऐड कर देते क्वालिटी कंट्रोल कोस्ट, R&D कोस्ट, एडमिन कोस्ट, प्राइमरी कोस्ट, एनी प्राइमरी पैकेजिंग या ऐसा कोई भी कोस्ट हो तो वो, एंड स्क्रैप ऑफ फिनिश गुड्स हम माइनस कर देते, कि स्क्रैप अगर कुछ हो गया हो उसको हम माइनस कर देते, तो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाता था। ठीक है, उसमें हम ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस करते थे और क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस करते थे, तो हमें मिल जाता था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। डन। देन हम क्या करते थे? उसके अंदर हम सेकेंडरी पैकिंग, उसमें सेलिंग के कोई एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जनरल एडमिन ओवरहेड, ये सब ऐड करते थे, तो हमें क्या मिल जाता था? कॉस्ट ऑफ सेल। एंड उसके अंदर हम प्रॉफिट ऐड कर देते थे,
तो हमें हमारा सेलिंग प्राइस मिल जाता, सेल्स हमने कितना किया वो मिल जाता था। तो ये हमारा कोस्ट शीट का मोर और लेस का फॉर्मेट है। अब एवरेज कॉस्ट ऑफ डब्ल्यूआईपी तो हमें मिल जाएगा भाई, हर मंथ का ओपनिंग और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी तो हमें मिल जाएगा, वो हमें सम के अंदर दे दिया होगा। बट उसको डिवाइड कैसे करने का, क्योंकि एनुअल डब्ल्यूआईपी तो कभी होगा नहीं। ऐसा कभी होगा कि हमारा एनुअल डब्ल्यूआईपी इतना है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ओके, एनुअल रॉ मटेरियल हो सकता है, एनुअल रॉ मटेरियल हो सकता है, एनुअल हमारा ये हो सकता है, और डेटर्स हो सकता है, क्रेडिटर्स हो सकता है, लेकिन डब्ल्यूआईपी लगता है आपको एनुअली मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमें कोस्ट शीट वहां पे बनाना पड़ेगा। और कोस्ट शीट के अंदर आप देखो हमने डब्ल्यूआईपी कहाँ पे ऐड किया है। डब्ल्यूआईपी हमने यहाँ पे ऐड करके ये हमारा नेट फैक्ट्री कॉस्ट आया, ओके। एंड उसके बाद हमारा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डब्ल्यूआईपी एक्चुअली है क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है या नेट फैक्ट्री कॉस्ट है? तो डब्ल्यूआईपी हमारा रिलेट करता है, डब्ल्यूआईपी का हमारा ये जो पोर्शन है ना, ये रिलेट करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। तो मुझे हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर हमारे पास एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा तो ही हम डब्ल्यूआईपी का होल्डिंग पीरियड ढूंढ पाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमारा थर्ड आ जाएगा फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, के फिनिश गुड्स हम कितना होल्ड करते हैं। तो फिनिश गुड्स होल्ड करने के लिए हमारा होगा कॉस्ट ऑफ एवरेज कॉस्ट ऑफ एवरेज कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। अब जो हमारा एवरेज कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स होगा, जो भी हमारा एवरेज कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स होगा, वो इंटरलिंक किससे करता है। तो हमने यहां ऊपर समझा था कि जो हमारा डब्ल्यूआईपी है और फिनिश गुड्स के बीच में हमारा पैकिंग का पूरा काम जाम होता है, उसके बाद वो फिनिश गुड्स बनता है। तो फिनिश गुड्स माइनस करने के बाद ये पैकिंग का पूरा तामझाम हुआ, और उसके बाद जो भी आया हमारा क्या आया, कॉस्ट ऑफ सेल। ये ये अमाउंट हमारा फिक्स गुड्स के साथ रिलेट करता है, ठीक है। तो डिवाइड बाय एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, या एनुअल कॉस्ट ऑफ सेल। एक मिनट, ये वाला पार्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है ना, ये हमारा फिनिश गुड्स से इंटरलिंक करता है। उसके बाद जो सेलिंग एंड एडमिन है ना, वो फिनिश गुड्स से रिलेटेड नहीं, सेलिंग एडमिन है, जनरल ओवरहेड है। क्योंकि यहाँ पे जो गुड्स बना है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको आप डायरेक्टली सेल कर सकते हो, बट आप फॉर द बेटर पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जनरल एडमिन ओवरहेड, आप ये एक्सेसिव जो यूज करते हो ना, ये एक्सेसिव की कोई जरूरत नहीं है, बट आप फॉर द बेटर प्राइसिंग के लिए आप ये सब करते हो। तो फिनिश गुड्स हमारा यहाँ पे रेडी होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे। तो हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से इनटू 360, 365 डेज, डन। उसके बाद फोर्थ हमारे पास है डेटर्स का होल्डिंग पीरियड हमें चाहिए। तो डेटर्स का होल्डिंग पीरियड होता है, वो कैसे मिलेगा हमें, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे एनुअल क्रेडिट सेल से, क्योंकि डेटर हमारे इंटरलिंक करते हैं एनुअल क्रेडिट सेल से, ठीक है। और इसको हम ऊपर की साइड हम लिखेंगे एवरेज हमारे पास रिसीवेबल कितने हो रहे इनटू 360, 365 डेज। वैसे ही हमारा फोर्थ आता है क्रेडिटर्स होल्डिंग पीरियड, ठीक है। वो कैसे आएगा, तो डिवाइड बाय होगा एनुअल क्रेडिट परचेस से, और मल्टीप्लाई क्या हो हमारा अपॉन में क्या आएगा, ऊपर की साइड क्या आएगा, एवरेज पेएबल्स, हमने पेमेंट कितना किया है एवरेज में, इनटू 360, 365 डेज, डन। अगर यहाँ तक समझ में नहीं आया कोई टेंशन मत लो, हमारे पास है ना मस्त वेगी है ना यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, तो वो हम एग्जाम्पल करेंगे। इसके बाद हमारा पूरा का पूरा पार्ट एग्जाम्पल से रिलेटेड रहेगा। इल्यूस्ट्रेशन नंबर 2 ये स्टार्ट करेंगे, देन हमारा एक एक करके एक एक इल्यूस्ट्रेशन है हम यहाँ देख के इसको हम यहाँ पे कंप्लीट कर डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे है ना जो मैंने वहां पे बताया है ना, उसको यहाँ पे इन डिटेल में इन लोगों ने बताया ही है। नहीं, ये अलग कॉन्सेप्ट ही अलग है, ये अलग कॉन्सेप्ट है।
ये वाला कॉन्सेप्ट मस्त है, ये वाला ही कॉन्सेप्ट आपके है ना 7 to 8 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकते हैं वहाँ पे, ठीक है? ये अलग कॉन्सेप्ट है पूरा, ये एस्टिमेशन ऑफ करंट एसेट्स का कॉन्सेप्ट है। तो अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 गिनेंगे, देन हम हमारा चैप्टर और कंटिन्यू करेंगे। इलस्ट्रेशन 2 क्या कहता है मुझे? आई थिंक सो है ना मेरा मुझे लगता है हमारा है ना बीच का पार्ट है ना रिकॉर्ड नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने अभी ओबीएस में देखा ना, तो कोर्स शीट पे हमारा पूरा का पूरा पोर्शन स्टक हो गया था। तो मैं बता देता हूँ, फॉर्मूला क्या कैसे क्या बना है वो बता देता हूँ। रॉ मटेरियल के लिए हमें हमारा फॉर्मूला क्या था, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाय एनुअल कंजम्पशन इनटू 365 डेज, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ डब्ल्यूआईपी की। तो डब्ल्यूआईपी का तो मुझे एवरेज स्टॉक मिल जाएगा, वो हमें सम के अंदर दिया होगा। बट डब्ल्यूआईपी को सर्वाइव करने के लिए हमें उसके अपॉन में कुछ करना पड़ेगा। अब उसके अपॉन में करने के लिए हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे बनाया था, ठीक है। अब मेरा डब्ल्यूआईपी का जो पोर्शन है वो किससे इंटरलिंक करता है? तो मेरा डब्ल्यूआईपी का मीनिंग क्या होता है? मेरा प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना हुआ, दूसरी लैंग्वेज में बात करें कि मेरा प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना हुआ, उसको मैं बोलूंगा डब्ल्यूआईपी, कि मेरा पूरा का पूरा। आप यहाँ देखो, तो डब्ल्यूआईपी कब है ना, लेबर एंड ओवरहेड लगने के बाद है ना डब्ल्यूआईपी बनता है। तो डब्ल्यूआईपी क्या बोलता है, भाई मेरा पैकेजिंग कॉस्ट सब कुछ ऐड कर दे मेरे अंदर, मेरे को प्रोड्यूस करने का कितना कॉस्ट हुआ, उसको हम बोलते हैं, उसको वो हमारा डब्ल्यूआईपी से लिंक होता है। तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बनता है एवरेज कॉस्ट ऑफ डब्ल्यूआईपी डिवाइड बाय एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनटू 360 डिवाइड बाय 365 डेज। उसके बाद हमारा बनेगा फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, ठीक है। अब वो कैसे बनता है? तो मुझे एवरेज कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स तो मिल जाएगा, बट मैं उसको डिवाइड करूंगा एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से क्यों मैं डिवाइड करता हूं? तो जो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इसका मीनिंग क्या है, मेरा ओपनिंग फिनिश कॉस्ट और क्लोजिंग फिनिश कॉस्ट दोनों एडजस्ट होके आया है ये सीओजीएस। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होता है, इस प्राइस में मैं है ना गुड्स सोल्ड कर सकता हूं मार्केट के अंदर। इसके बाद की ये जितनी भी एक्टिविटी है ना, दे फॉर बेटरमेंट हम करते हैं, नॉट फॉर द फिनिश गुड्स के लिए करते हैं, ये हम बेटरमेंट के लिए करते हैं। जो हमारा सेकेंडरी पैकेजिंग है, सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड है, जनरल एडमिन ओवरहेड है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम फिनिश गुड्स को हम डिवाइड करेंगे, एवरेज फिनिश गुड्स की कॉस्ट को हम डिवाइड करेंगे एनुअल सीओजीएस से, तो 360 डिवाइड बाय 365 से मल्टीप्लाई करेंगे। डेटर्स, अब डेटर्स से हमें क्या मिलता है? तो हमें रिसीवेबल्स मिलते हैं। तो हम एवरेज रिसीवेबल्स को एनुअल क्रेडिट सेल से डिवाइड करेंगे, तो हमें 360 या 365 डेज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें हमारा डेटर्स का होल्डिंग पीरियड मिल जाएगा। वैसे ही क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को हम क्या पे करते हैं? तो एवरेज पेएबल्स, हमारे जो एवरेज पेएबल्स हो गए उनको एनुअल क्रेडिट सेल से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 360 365 डेज से, तो हमें हमारा क्रेडिटर का होल्डिंग पीरियड मिल जाएगा। हमने बाद में बात की थी हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2 यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, देन इसको कंप्लीट करेंगे, तो जो आपने ऊपर जो भी पढ़ा है ना, उसका आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। ना ब्लैक वाले में एक चीज नहीं पता चलती, पेज कहाँ से अलग हुए हैं। इलिस्ट्रेशन 2 में बोला है हमें दो चीज ढूंढनी है, नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड एंड नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर। एक साल में कितनी ऑपरेटिंग साइकिल होती है और ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड क्या है, ये दोनों चीजें हमें ढूंढनी है। रॉ मटेरियल हमें कंजम्पशन ड्यूरिंग द ईयर दे दिया है 6 लाख का, तो ये हमारा रॉ मटेरियल का कंजम्पशन हमें दे दिया है। उसके बाद एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे दिया है 50,000। मतलब मेरा जो इलस्ट्रेशन नंबर 2, अगर मुझे रॉ मटेरियल का कंजम्पशन पीरियड जानना है, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड अगर मुझे जानना है, तो मेरा फॉर्मूला क्या बोलता है, एवरेज रॉ मटेरियल डिवाइड बाय क्या करना है, एवरेज कंजम्पशन, अरे एनुअल कंजम्पशन, ठीक है, इंटू 100 इंटू 360 या 365, यहाँ कितने दिए 360 डेज बोले हैं, इंटू 360 डेज, डन। अब मुझे एवरेज कंजम्पशन कितना दे दिया है, 6, अरे एनुअल कंजम्पशन मुझे 6 लाख दे दिया है, एवरेज स्टॉक 50,000 दे दिया है, तो 50,000 डिवाइड बाय 6 लाख इंटू 360,
50,000 डिवाइड बाय 6 लाख इंटू 360, तो ये आपका हो जाता है 29.99 डेज, जिसको हम लिख सकते हैं 30 डेज। डन। तो ये पहला हमारा डन हो गया, तो ये 30 डेज हमारा आ गया। डन। अंदर फॉर्मूला ऊपर नीचे हो, मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूँ वो बेस्ट फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइड 360 है ना, भूल जाओगे बाद में आप। ठीक है, इन दोनों का काम खत्म हो गया। मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डायरेक्ट दे दिया है और WIP इन्वेंट्री में 30,000 का ये दे दिया है। अब समझो मुझे WIP ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा, एवरेज को डिवाइड करूंगा एनुअल से। एवरेज WIP क्या है, 30,000। और मेरा एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, मेरा एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 5 लाख रुपए इंटू 360 डेज, हमारे केस में 360 डेज है। 30,000 डिवाइड बाई 5 लाख इंटू 360, तो ये हमारे हो जाएंगे 21.6 डेज। तो इन लोगों ने इसको लिखे होंगे 22 डेज, 22 डेज। डन। तो इन दोनों का भी काम खत्म हो गया हमारा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया है ड्यूरिंग द ईयर 8 लाख है और एवरेज फिनिश गुड्स 40 लाख है। तो थर्ड हमारा बनेगा फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड, ये बनेगा 40,000 डिवाइड बाई 8 लाख इंटू 360, 40,000 डिवाइड बाई 8 लाख इंटू 360 इज इक्वल टू, ये हमारा कितना बनेगा, 40,000 डिवाइड बाई 360 इंटू 40,000 डिवाइड बाई 8 लाख इंटू 360, ये आपका बनेगा 18 दिन। तो ये आपका हो गया 18 डेज। यहाँ पे आप देख लो, ये आपका बन गया 18 डेज। ठीक है, देन मुझे ये होल्डिंग पीरियड मिला, मतलब ये मेरा आर है, ये मेरा डब्ल्यू है और ये मेरा एफ है। ठीक है, देन मेरा डी और मेरे को सी चाहिए। डी और सी सम के अंदर डायरेक्ट दे दिया है 45 डेज एंड 30 डेज। तो डी इज इक्वल टू 45, सी इज इक्वल टू 30 डेज। मुझे अब मेरा ऑपरेटिंग साइकिल निकालना है, तो ऑपरेटिंग साइकिल इज इक्वल टू आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी, ये हमारा होगा। अब रॉ मटेरियल हमने ढूंढा वो था 30 दिन का, WIP हमने ढूंढा वो कितने दिन का था, वो था 22 दिन का। फिनिश गुड्स हमने ढूंढा वो कितना था, वो था 18 दिन का। डेटर्स और क्रेडिटर्स मुझे सब में दे दिए 45 माइनस 30, तो मेरे डेज आ जाएंगे यहाँ पे 30 प्लस 22 प्लस 18 प्लस 45 माइनस 30, 85 डेज हमारे आ जाएंगे ऑपरेटिंग साइकिल के यहाँ पे। डन। तो मुझे मेरा ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड यहाँ पूछा था, वो मुझे मिल गया। तो ये वाला पोर्शन मेरा डन हो गया। अब मुझे पूछा है नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन ईयर में कितना, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन ईयर, एक साल में हमारा कितना ऑपरेटिंग साइकिल होता है। तो उसके लिए हमने क्या बढ़ा था, अगर 85 डेज में मेरा एक ऑपरेटिंग साइकिल होता है तो 360 डेज में कितना, जिसको हमने लिखा था 360 डेज डिवाइड बाय ऑपरेटिंग साइकिल, 360 डेज डिवाइड बाय 85 डेज इज इक्वल टू, मुझे मेरा नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल मिल जाएगा 360 डिवाइड बाय 85, ये हमारा हो जाएगा 4.2352। तो इन लोगों ने कितना लिखा है, 4.23 टाइम्स, 4.23 टाइम्स। ओके, देखा। अब ये देख लो, यहाँ पे 5 है, अब आधी जगह इसको 4 कर देते, आगे वाले अमाउंट को 1 से बढ़ा देते और अमुक बार नहीं बढ़ाते। तो ठीक है, यू मैनेज दैट। मैं इसलिए 4 टाइम्स तक चाहता हूँ, जब तक है ना क्वेश्चन स्पेसिफाई ना करे। तो ये भी हमारा हमें मिल गया। ओके, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में है ना, ये सारे सम हमें करने हैं, जितने भी उसके रिलेटेड सम है। ठीक है, तो वो सारे हम सम कर डालेंगे, देन हम हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। एंड इफ यू फाइंड, यू कैन क्वेश्चन 5, यू योर होमवर्क है, और इसको मैं क्लास में भी कराऊंगा ही। ठीक है, सेम पैटर्न पे है। यहाँ पे क्या बोला है, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, डेट कलेक्शन और क्रेडिट पीरियड दे दिया है, मतलब ये सब प्लस होगा और ये क्रेडिटर वाला माइनस होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 52 प्लस 80 प्लस 20 प्लस 75 माइनस 25 डेज। तो ये आपका आ जाएगा, माइनस 25 किया मैंने, तो ये आपका आ जाएगा 145 डेज टोटल। डन।
तो आपका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आपको मिल गया। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल आपको ढूंढने को बोला, एक साल में कितना ऑपरेटिंग साइकिल होगा, तो 360 डेज डिवाइड बाय 145 डेज। तो ये आपका हो जाएगा 2.4828 टाइम्स। डन। ये आपको मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया। क्या किया, इन चारों का प्लस कर दिया और क्रेडिटर को माइनस कर दूंगा, तो मुझे मेरा ये ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मिल गया। और नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल एक साल में कितनी होती है वो ढूंढने के लिए मैं क्या करूंगा कि 145 डेज मेरा एक साइकिल चलता है, तो 360 दिन के लिए मेरा कितना साइकिल चलेगा, तो 2.4828 टाइम्स चलेगा। देन ओके, अब बाकी ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बाय। मिलते हैं अगले लेक्चर में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। और इस चैप्टर में किसी भी पोर्शन में पता नहीं चला हो तो कमेंट डाउन करना, मैं आपको वो री एक्सप्लेन करके दे दूंगा वहां पे। ठीक है।